नमस्कार, मैं विकास रावत। ओशियाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आशा है कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस की श्रृंखला को डिस्कस कर रहे थे। आज उसी में एक नया वीडियो आपके बीच में लेके उपलब्ध हुए हैं। इस जीएस श्रृंखला से जरूर आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अगल बगल में जो और भी महत्वपूर्ण चर्चा होती है उस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी ये सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्जाम है। इस सिपाही के तुरंत बाद आपकी जीडी में भी कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करेंगे, और न केवल जीडी, ये जीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा में, हर दूसरी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखा करें और बार बार देखा करें, और जो भी आपके डाउट वगैरह और बाकी रहते हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। आइए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं और दूसरी तरफ उनके केंद्र हैं। कौन सा उद्योग कहां पर है ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी जीके में जरूर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चर्चा ध्यान रखिएगा। पहला है लकड़ी या काष्ठ के खिलौने, लकड़ी या काष्ठ के खिलौने। दूसरा है खेल के सामान, तीसरा है पीतल की मूर्तियां, और चौथा है दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई माने माचिस। तो याद रखना है, सबसे पहले चर्चा करें दिया सलाई के बारे में, तो दिया सलाई बरेली के लिए। कौन सा है? बरेली। अगर आपसे पूछे दिया सलाई उद्योग का संबंध कैसे है, तो याद रखिएगा बरेली से है, उत्तर प्रदेश की बरेली में। अगर हम चर्चा करें पीतल की मूर्तियां, तो याद रखना है पीतल की मूर्तियां, इसको याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा। जैसे खेल का सामान पहले डिस्कस कर लें, तो खेल का सामान याद रखिएगा, ये आपका मेरठ, खेल का सामान मेरठ हो जाएगा। और याद रखिएगा पीतल की मूर्तियां, ये याद रखिएगा मथुरा। और आपका जो लकड़ी के खिलौने हैं, ये हो जाएगा आपका वाराणसी। तो याद रखना, इस तरीके से इनका सुमिलन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन हो गया? दिया सलाई, बरेली, पीतल की मूर्तियां। इसी से मैच कर लीजिए। दिया सलाई एक का हो जाएगा कौन सा आपका? 2। तो ध्यान दीजिएगा, पहले का दूसरा, या सॉरी चौथे का दूसरा, एक ये हो जाएगा और एक ये है। ये ऑप्शन वैसे कट जाएंगे। इसके अलावा तीसरे या दूसरे की बात करें बी, तो बी का याद रखिएगा पहला, तो बी का हो जाएगा आपका पहला, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। याद रखना है, लखीमपुर खीरी का पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में याद रखना है आपके सोनभद्र का है। और इसी बात सीतापुर और हरदोई वगैरह आते हैं। तो याद रखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट, और ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला यूपी का, याद रखिएगा हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? हापुड़। याद रखिएगा। काटने और जलाने वाली कृषि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। याद रखना है, जो काटने और जलाने वाली कृषि है, इसमें वृक्षों को काटा जाता है और बाद में जला दिया जाता है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। क्या होता है उत्पन्न? तो याद रखना है वनों की कटाई, भूमि के कटाव, पोषक तत्वों की कमी, और ये सभी। तो याद रखना है वनों की कटाई नहीं, भूमि कटाई। तो इसका उत्तर सही होना चाहिए। पोषक तत्वों की कमी भी हो जाता है, भूमि का कटाव भी बढ़ जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। ये उपयोग सभी, ये थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये वाला भी इस उपयोग सभी में आ जाएगा। तो भूमि होगा, पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम
से कितने प्रावधान लिए गए हैं? याद रखना है, भारतीय संविधान में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका प्रभाव कितना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर? तो याद रखिएगा, आधा है, 25% है, 2/3 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, कहा जाता है संविधान का, यह संविधान जब हमारा बना तो इस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। सबसे ज्यादा जो अधिनियम है 1935 का कितना है? लगभग 2/3 इस अधिनियम को हमने संविधान में रखा है। इसके बारे में भी याद रखना, भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसके अलावा हमने कुछ उपबंध रूस से लिए हैं, कुछ हमने अमेरिका से लिए हैं, कुछ हमने अन्य देशों से भी लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर जो प्रभाव है वो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम से है। और कितना है? लगभग 2/3 भाग हमारे संविधान का इसी अधिनियम से लाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का है, एनीथिंग बट खामोश। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है? एनीथिंग बट खामोश। तो याद रखना है, एक बड़े अभिनेता हैं जो इनका डायलॉग खामोश बड़ा प्रसिद्ध रहा था। एनीथिंग बट खामोश निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो याद रखिएगा, ये पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व अभिनेता, उनकी ये पुस्तक है एनीथिंग बट खामोश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो याद रखना है, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के पूर्वोत्तर में कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। याद रखना, उत्तर प्रदेश से एक यूपी की जो सीमा है, यूपी की सीमा याद रखना, इसके बारे में याद रखना है कि इसकी 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी से, और एक कंट्री या देश से इसकी सीमा लगती है। और वो देश कौन सा है? तो नेपाल है। और किस दिशा में है? यही पूछा गया है कि पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर चर्चा करें अगले प्रश्न की ओर तो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में औसतन साल भर में जो औसत वर्षा होती है सर्वाधिक किस स्थान पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोरखपुर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में औसतन वर्षा सबसे ज्यादा होती है। जबकि अगर आपसे पूछे सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो याद रखना है वो आपका क्षेत्र होगा मथुरा या आगरा झांसी वाला क्षेत्र। तो इसके बारे में याद रखना है। सबसे ज्यादा वर्षा अगर आपसे पूछे तो याद रखना उसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर में प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और याद रखना, अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब भी आप पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो लगातार वर्षा कम होती जाती है ना। और उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो लगातार वर्षा कम होती जाती है। याद रखना, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा उत्तर प्रदेश में कम होती जाती है। और चूंकि गोरखपुर जो है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलें। किन भारतीय राज्यों ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक ऐतिहासिक समझौते के साथ सुलझा लिया है? याद रखना है, कौन से 2 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा था, उसको ऐतिहासिक समझौते के साथ सुलझा लिया है? भाई साहब, एक बहुत बड़ी समस्या हल हुई है असम और अरुणाचल प्रदेश की। याद रखना है, असम और अरुणाचल प्रदेश ने आपस में समझौता करके क्या कर लिया है? अपनी सीमा विवाद को समाप्त कर लिया है। ये सीमा विवाद 1972 से चल रहा है। लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबी जो इनकी सीमा है, उस सीमा को लेकर लगभग ढेर सारे गांव उस पर बसे हुए हैं। उन सभी गांवों को लेकर बहुत डिस्प्यूटेड था, बहुत विवाद था। उन सीमाओं को क्या किया गया है? 2023 में समाप्त कर लिया गया है। उन विवादों को समाप्त कर लिया गया है। तो 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगला है एमएनएसटी इंटरनेशनल। ध्यान दीजिएगा, एमएनएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो सबसे पहले तो याद रखना है एमएनएसटी संस्था, याद रखिएगा एमएनएसटी इंटरनेशनल। अगर हम बात करें इसकी तो याद रखिएगा एमएनएसटी इंटरनेशनल जो है
इसका सबसे पहले याद रखना है मुख्यालय कहां पर है, और दूसरी बात याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका लंदन में है, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहां हो जाएगा? लंदन में। और अगर हम चर्चा करें स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी याद रखिएगा लगभग 1961 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो याद रखना शिमला में भी है और लखनऊ में भी है, लेकिन चूंकि पहला ऑप्शन आपको प्रेफर करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिमला। और ये केवल 2 जगह ही नहीं है, ये पूरे भारत में लगभग 7 जगहों पर है। मेरठ के मोदी नगर में भी है, इसके अलावा तमिलनाडु में भी है, कई स्थानों पर है। तो याद रखना केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला कुफरी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। अगला उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना छपने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूपी जीके का कई बार क्वेश्चन पूछा गया। किसान वही योजना याद रखना है। आप सब एग्रीकल्चर से जो फैमिली है उससे बिलोंग करते होंगे, है ना। हमारे सबके घरों में खेती होती है, हो सकता है कि किसी यहाँ ना हुई होती हो, लेकिन लगभग घरों में क्या होती है? कृषि होती है। तो आपने देखा होगा आपके घरों पर एक किसान बही रखी होती है। वो किसान बही योजना कब प्रदेश में लागू की गई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब आई थी? तो याद रखना है ये किसान बही योजना 1992 में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। तो ये तो जरूर याद रखिए, किसान बही ये क्या होता है? ये आपका जो भू स्वामित्व को दर्शाता है, अगर आपके पास बुक है ना। इसके अलावा कब आई थी ये? तो याद रखिएगा 1992 में इसको किया गया। जबकि चकबंदी योजना एक योजना है, ये भी पूछ गई, चकबंदी योजना इन यूपी। चकबंदी योजना के बारे में याद रखना, ये 1954 में है। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना, क्लियर है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में है, जबकि किसान वही योजना 1992 में है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलें। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करिए विचार। पहला कथन है वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों को भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया है। ध्यान रखिएगा, वर्ग नहीं, ये हो जाएगा वर्ग। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। एक वर्ग माना गया है। क्या माना गया है? एक क्लास माना गया है। तो 2011 की जनगणना में पहली बार जो सेक्स वर्कर थे उनको भिखारी की श्रेणी से हटाकर एक वर्ग के तौर पे उनको प्रदर्शित किया गया है। ठीक बात है ना। कई बार पूछा गया। देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में ही की जाती है। इंटरेस्टिंग बात है। देश की कुछ जनजातियों की जो जनगणना है वो रात में ही की जाती है, क्योंकि दिन में उनका ठिकाना नहीं रहता है। दिन में वो यहाँ वहां भटकते रहते, घुमंतु प्रकृति के होते हैं, लेकिन शाम को अपने वो निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं, अपने परिवारों के पास पहुंचते हैं। तो ये दोनों कथन ही ठीक है। इसीलिए कुछ एरियाज में जो जनजातीय एरियाज हैं वहां पे रात को क्या होता है? रात को जनगणना के लिए जाना होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसके हो जाएंगे बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा ध्यान दें। देखें, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फर्रुखाबाद की चर्चा हो रही है कि फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। विचार करें। सबसे पहला है कालीन के लिए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कालीन का संबंध कैसे है। कालीन प्रदेश के किस जिले में कालीन के बारे में चर्चा होती है? तो याद रखना है कालीन काय के लिए। तो याद रखिएगा कालीन से भाई, ये भाई वो कालीन मिर्जापुर वाले नहीं है, ध्यान रखना। तो कालीन जो है भदोही है। अगर भदोही ऑप्शन में नहीं होता है तो आप मिर्जापुर को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कालीन का सबसे बेहतर उत्तर क्या होगा? भदोही होगा। एक बात तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि फर्रुखाबाद की बात हो रही कांच वस्तुओं के लिए। तो याद रखना यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि फर्रुखाबाद जो है इसका संबंध काय से है। तो याद रखना है कैसे हो जाएगा? कांच उद्योग से हो जाएगा। चलिए, जबकि इत्र का संबंध बताइए। इत्र का संबंध है कन्नौज से। किससे है? कन्नौज से, है ना। तो याद रखना है। चलिए, तो फर्रुखाबाद का संबंध किससे होगा? इसके अलावा फिरोजाबाद के बारे में भी याद रखना। फिरोजाबाद ये भी पूछता है। फिरोजाबाद का संबंध भी कांच या चूड़ी से है।
ऐसे है चूड़ी से, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, क्या वर्तमान में अभी भी कोई उप प्रधानमंत्री है? तो याद रखना है भारत के पहले कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जबकि उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके बारे में भी याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक बार पुनः विचार करिएगा निम्नलिखित कथनों पर। पहला है, कृषि लागत आयोग कीमत, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या कीमतों की सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं एमएसपी। क्या कहेंगे? एमएसपी, मार्जिनल सपोर्टिंग प्राइस। मार्जिनल सपोर्टिंग प्राइस जो है ये वो कीमत होती है कि किसान उस फसल को उसी के न्यूनतम रेट पर बेचे, इससे कम पे नहीं। भारत सरकार खरीदती है, भारत सरकार अपने क्रय केंद्र खोलती है, किसान अपना गेहूं अनाज चावल जो भी होगा वो लेकर उन क्रय केंद्रों पर जाएगा। सरकार एक निश्चित पैसे पर उसको क्या करती है? खरीदती है। अभी क्या होता है, अभी जब क्रय केंद्रों पर नहीं बिकता है या एमएसपी डिसाइड नहीं होती है तो मंडी जाते हैं, और मंडी में जाते ही क्या होता है, वहां पर जो दुकानदार होते हैं वो सब आपस में बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, बोली लगाते हैं, औने पौने दामों पर चीजों खरीदते हैं। तो सरकार क्या करती है? एक न्यूनतम समर्थन कीमत जारी करती है, जिस पर क्या होता है? किसान की फसल को खरीदा जाता है। तो पूछा गया है, कृषि लागत आयोग, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो याद रखिएगा, ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जो कृषि लागत और कीमत आयोग है ये 32 नहीं, ये केवल 23 फसलों के लिए क्या करता है? एमएसपी जारी करता है। क्लियर बात? तो याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, याद रखना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को आरंभ किया है। तो याद रखना है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। भाई साहब, ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कथन गलत? इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसको शुरू करने का काम कृषि एवं कृषक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बात भी गलत है, अर्थात ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक बात, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में पीआईएल लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है पीआईएल, इसको हम कहते हैं, भारत में कब शुरू किया गया? सीधा प्रश्न ये है। या पूछा गया जब शुरू हुआ तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो याद रखना है, सबसे पहले तो पीआईएल का जनक अगर आपसे पूछे तो याद रखना, पीआईएल का जनक याद रखिएगा जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पीएन भगवती को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएन भगवती। भारत में पीएन भगवती उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या थे? जज थे, और उन्हीं के समय मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो पीएन भगवती थे, और उन्हीं के समय याद रखना है जो पीआईएल है उसको भारत में लागू किया गया। क्लियर बात? चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की यहां पे याद रखना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है, प्रारूप समिति की बात करें, इसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति याद रखना है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य याद रखना है, कुल सदस्यों की संख्या थी 7, जिसमें 1+6 का हिसाब किताब था। मतलब एक थे इसके अध्यक्ष और बाकी थे इसके 6 सदस्य। तो याद रखना है कितने सदस्य थे? ओवरऑल 7 सदस्य थे। जबकि इसका अध्यक्ष अगर आपसे पूछे
तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब इसके क्या थे, जनक थे। क्लियर है, या इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। नंबर 1, पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को या बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कथन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए संविधान में कोई उपबंध ही नहीं है, ये कथन कह रहा है। तो याद रखना ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना है ये समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। क्लियर है, तो याद रखिएगा। दूसरा कथन पढ़ते हैं, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। याद रखना है जो पिछड़ा वर्ग हम लोग बोलते हैं, पिछड़े वर्ग है ना, बैकवर्ड क्लास, इसकी कहीं डेफिनेशन नहीं है। तो क्या बताओ ये भी कथन सही है? तो याद रखना ये आपका कथन ठीक है, इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त। इनमें से कौन होगा सही? तो याद रखना केवल 2 हो जाएगा। इसके बारे में याद रखना, भारतीय संविधान में कहीं भी पिछड़े वर्गों के लिए एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक, तो इसके बारे में याद रखना, ना इनकी है ना अल्पसंख्यक की है। चलिए आगे चर्चा करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक बार फिर से आया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकित किया जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट को समझिए, भारत में संसद द्वारा पारित कोई विधान, विधान माने कानून, न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जब अगर संसद कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका को या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस कानून में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या संविधान के किसी ऐसे भाग का अधिग्रहण हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को पुनरावलोकित कर सकती है। न केवल पुनरावलोकित कर सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है यदि वह क्या कर रहा हो, संविधान का अधिग्रहण कर रहा हो। उसे उसके कुछ हिस्से को खत्म कर सकती है या पूरा कानून खत्म कर सकती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है दूसरा स्टेटमेंट, अधिकारों। दूसरा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने की क्रिया दी गई है। प्रवृत्त माने लागू, परिवर्तन, तो परिवर्तन माने लागू, बिल्कुल है। तो याद रखना है इसके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, या कथन 1 और कथन दोनों ही क्या है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स है, उनको न्यायालय द्वारा प्रवृत्त किया जा सकता है। और ये आपको पता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर जा सकते हैं और उनके लिए वो हमारे लिए क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों को रखवाएंगे। तो दोनों सही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना, जब आप जलोढ़ मिट्टी पढ़ते हो, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखना। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की बताई जाती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। जो नई जलोढ़ होती है, नई जलोढ़, इसको हम क्या कहते हैं? नई जलोढ़ को याद रखना, नई जलोढ़ के बारे में, जो नई जलोढ़ होती है, नई जलोढ़ मिट्टी, उसको हम खादर कहते हैं। ये उपजाऊ होती है, ज्यादा उपजाऊ होती है, जबकि ये पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़। तो इसके बारे में भी याद रखना। और जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? जो नदियों द्वारा या पानी के द्वारा बहा के लाया जाए, उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यही मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। तो पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा की जो एक दूसरी भाग है, या इसका भाग मान सकते हो आप खादर, खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, जो खादर होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ के मैदानों में। कहाँ हो जाएगा? बाढ़ के मैदानों में। याद रखना, जब कभी नई जलोढ़ कैसे आएगी, तो कहा जाता है कि बाढ़ का पानी जब नदी तटों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में बहता आता है, आसपास के स्थानों पर या आसपास की मिट्टी के ऊपर से बह जाता है, तो उसमें फिर से पोषक पदार्थ रिस्टोर हो जाते हैं। तो बाढ़ के मैदान के बाद जो नई मिट्टी की लेयर आ जाती है, वही वास्तव में आपकी खादर होती है। और खादर में सबसे ज्यादा क्या होती है? उत्पादकता होती है। तो इसके बारे में भी याद रखना। तो बांगर और खादर, बांगर पुरानी जलोढ़ होती है जबकि खादर नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि साल भर में एक बार जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ मिट्टी आती है और मिट्टी की जब उसके ऊपर बह जाती है तो उसमें पोषक पदार्थों का फिर से रिस्टोर होता है और साल दर साल इस तरीके से बाढ़ आती रहती है और उसमें क्या होता है, पोषक पदार्थ रिस्टोर होते रहते हैं। चलिए आगे है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग। जोग याद रखना है, जोग जलप्रपात या जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग किस नदी पर है पूछा गया है। तो हम सबको पता है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है और किस राज्य में है? तो याद रखना है जोग, या इसका सबसे पहले तो जोग के बारे में याद रखना, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात के बारे में याद रखना है क्या, एक एक बात को ध्यान दें। सबसे पहले कहां पर स्थित है? तो कहां में अगर पूछे तो याद रखना है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। अगर पूछे नदी कौन सी है तो आपको पता चल गया है नदी कौन सी है, शरावती नदी है। अगर और इसकी आगे चर्चा करें तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर हम और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना है इसमें कुछ छोटे छोटे इसके भाग हैं। इसमें रॉकेट, राजा और रोरर जलप्रपात पाए जाते हैं। रोरर जलप्रपात स्थित है। तो जलप्रपात ये पूछेगा ये किसके भाग हैं? रॉकेट, राजा, रोरर, तो ये इसी का पार्ट है, अलग अलग शाखाओं में बढ़ता है। तो शरावती नदी के बारे में याद रखना, ठीक। और कहां पर हो गया ये? तो याद रखना किस राज्य में है? कर्नाटक में है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा है, किस राज्य में है और कौन सी नदी पर है। ये प्रश्न आपके लिए हम दे रहे हैं। प्रश्न क्या है ध्यान रखिएगा, भारत के कौन से राज्य में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सी नदी पर है, दोबारा सुन लीजिएगा, किस राज्य में है और कौन सा है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। याद रखना सबसे पहले है एक तरफ लिखे हुए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और दूसरी तरफ जो है ये आपके स्थान है। कौन सा कहां पर है? तो याद रखना है सबसे पहले चंद्रप्रभा की बात करें तो चंद्रप्रभा वास्तव में तो चंदौली में है, क्योंकि चंदौली नहीं है, ये काफी पुराना क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखना चंदौली नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम एक ही से ट्राई कर, जैसे जयसमंद है तो जयसमंद के बारे में रखना ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। इसके बारे में याद रखना। तो आइए देख लेते हैं इससे बन पा रहा कि नहीं। सबसे पहले चंद्रप्रभा ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4, 2 ऑप्शन मिल गया आपको, फर्स्ट और सेकंड। इसके बारे में रखना ए का कौन सा हो गया 4, तो ये 2 विकल्प आपके सीधे कट जाएंगे, एक ये भी नहीं होगा और एक आपका ये नहीं होगा। इसके बाद अगर चर्चा करें तो अगर हम जयसमंद को मिलाएं तो जयसमंद के बारे में याद रखना है ऑप्शन सी। तो याद रखना फिर से वो कंडीशन क्या हो रही, मैच हो रही। तो याद रखिएगा झांसी, करेरा में कौन सा है? झांसी। तो बी का हो जाएगा आपका 2, तो अर्थात आपका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, करेरा जो है, करेरा किससे संबंधित है? झांसी से संबंधित है, जबकि जयसमंद याद रखना उदयपुर से संबंधित है। और नाहरगढ़ की अगर हम बात करें तो नाहरगढ़ के बारे में रखना, इसका संबंध जयपुर से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहां पर है? कई बार पेपर में पूछा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं के लिए बेहतरीन नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा केंद्र खोला गया है। कहां पर स्थित है ये बताना है। तो याद रखना है राजीव गांधी जी का निधन जो 1991 में हुआ था, और ये निधन तमिलनाडु में ही हुआ था। और तमिलनाडु में जिस स्थान पर यह हुआ था उसी स्थान पर क्या किया गया है, राजीव गांधी जी के नाम पर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो याद रखना है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, क्योंकि मुंबई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचीन याद रखना है, ये कोचीन बंदरगाह केरल में है। विशाखापत्तनम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। और कहा जाता है मुंबई जो है ये आपका महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में एक और है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वो भी कृत्रिम है। तो याद रखना है कौन सा नहीं है, तो इनमें याद रखना ये सब जो है आपके प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब, प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब ये होता है कि जब मानवीय प्रयासों से बंदरगाह को काट पीट के बनाया जाए तो वो माना जाता है कृत्रिम बंदरगाह। और याद रखना मशीनी अशीनीकृत ज्यादा कर दी जाए, लेकिन जो प्राकृतिक होते हैं प्राकृतिक तरीके से इनका प्रयोग होता रहा है, परंपरागत तरीके से प्रयोग में आ रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके प्राकृतिक। तो कौन नहीं है प्राकृतिक, तो चेन्नई याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री का। सैडलर पूछा गया है, सैडलर आयोग या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था ब्रिटिश सरकार में, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। कब की बात है, 1917 में। याद रखना है भारत में शिक्षा को सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में जो खामियां थी उसको खत्म करने के लिए सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। सैडलर साहब इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सैडलर। इसके अलावा कुछ और याद रखना, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच इसका भी संबंध कैसे है, शिक्षा से है। वुड डिस्पैच कमेटी या वुड डिस्पैच कब आया भारत, तो याद रखना है, इसके बारे में याद रखिएगा। दूसरी अगर हम चर्चा करें तो कहा जाता है किसके काल में आया था, तो ये डलहौजी के काल में आया था, डलहौजी के काल में। ठीक, और इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, शिक्षा का या भारतीय शिक्षा आप कह सकते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा याद रखना। और ये था सैडलर आयोग। इसके अलावा याद रखना ये 1958 में आप मान सकते हो, सॉरी 1858 में आप इसको याद रखिए। ठीक है। इसके बाद अगर चर्चा करें 1853 में आया था, क्षमा करें 1853 में, तो 1852-53 में आया था, 1853 में। ठीक, कहा जाता है कि जो एक और याद रखना विश्वविद्यालय या आप कह सकते विश्वविद्यालय को नहीं, आप याद रखना जिसको एक और शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आया था, एक सैडलर आयोग हो गया, विश्वविद्यालय, वुड डिस्पैच के बारे में चर्चा हो गई। एक और रखना है हंटर कमेटी, हंटर एजुकेशन कमेटी, हंटर कमीशन, कमेटी नहीं, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन याद रखना। हंटर कमीशन का संबंध कब से है, तो याद रखना ये 1882 में रिपन साहब के लिए भारतीय शिक्षा को और अच्छा करने के लिए लाया गया था। तो ये थोड़ा सा रखना, हंटर कमीशन 82 में हो गया, वुड डिस्पैच 53 में हो गया, और याद रखना सैडलर हो गया आपको 1917 में। ये पूछे जाएंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा, तो याद रखना वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहले है उत्तर पूर्व रेलवे, बिल्कुल ठीक बात है, गोरखपुर में है। दूसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे, ये भी याद रखिएगा भुवनेश्वर में है, ये थोड़ा सा यही गलत है आपका। इसका नेक्स्ट पर अगर पूर्वी रेलवे याद रखना ये कोलकाता में, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे याद रखना ये आपका बिलासपुर में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यही वाला, ये सुमेलित नहीं है, ये भुवनेश्वर में ना होकर ये भी कलकत्ता में है, तो इसके बारे में भी याद रखना। कहां पर है, कोलकाता में। अगर आपसे पूछे कि बताओ भारत में कितने कुल रेलवे जोन है, तो रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, 18 है। कुछ लोग 19 से बताते हैं, वो एक मेट्रो वाले को शामिल करते हैं, कलकत्ता वाले को, लेकिन याद रखना वास्तव में जो रेलवे जोन है वो कितने हैं, 18 है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी कौन सी, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, भारतीय राष्ट्रीय से पहले सबसे प्रमुख संस्था, सबसे प्रमुख की बात हो रही है, तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व जो संस्था बनी, तो याद रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लेकिन इससे पहले की जो संस्था है उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो संस्था भी हो रही है, लेकिन सबसे प्रमुख की बात की जा रही है। सबसे प्रमुख संस्था बताइए, तो याद रखना सबसे प्रमुख संस्था हो जाएगी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये याद रखना है। ये 1966 में बनाई गई और दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। किसने बनाई थी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, और ये उस समय की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, स्थापना बता दिएगा 1966 में, और यही इसका सही उत्तर है। और बाद में आपको याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। इसके अलावा लिखा है यंग बंगाल एसोसिएशन, या इसको कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन,
तो इसके बारे में इस शुरुआत किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ये आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, याद रखना, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इसके बारे में भी याद रखना है। ये 1976 में बनाई, ये 66 में है ना, तो इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन है, कौन इसके संस्थापक थे? तो देखना फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, गलत। CR डे, गलत। मोतीलाल नेहरू, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। स्थापना कब हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो याद रखना है 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद होगा 1938 और 1939 ऐसे दो महत्वपूर्ण सन थे जिसमें सुभाष बाबू अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन अध्यक्ष जब 38 में बन गए तो 39 में बने, तो उसके बाद इसको त्रिपुरी संकट कहा जाता है, त्रिपुरी में हो रहा था। वहीं पर इनका क्या हो गया, विवाद हो गया गांधी जी से, और जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने एक नया संगठन खोला जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हो गई थी? तो 1939 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके विशाख दत्त। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। जबकि बाण भट्ट के बारे में याद रखना, बाण भट्ट की एक पुस्तक है कादम्बरी और एक है हर्षचरित्रम। तो याद रखना कादम्बरी और हर्षचरित्रम। कल्हण की याद रखना है राजतरंगिणी, कल्हण की कौन सी है? राजतरंगिणी। कौटिल्य की याद रखना है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की हो जाएगी अर्थशास्त्र, कल्हण की हो जाएगी राजतरंगिणी, बाण भट्ट की हो जाएगी हर्षचरित्रम कादम्बरी, और विशाख दत्त की याद रखना मुद्रा राक्षस है। क्लियर है? याद रखना। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर होगा? मतलब भगवान का बुद्ध का निधन कहां पे होगा? निधन को ही कई बार महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो याद रखना है कुशीनगर में उनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कपिल वस्तु में भी वो लिम्बुनी का एक भाग है। और याद रखना कुशीनगर में, ये यूपी के कुशीनगर में उनका निधन हो गया था। उस समय कुशीनगर को कुशीनारा कहा जाता था, कुशीनारा। तो कुशीनारा के मल्लों द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया था। कुशीनगर ही कुशीनारा है, इसके बारे में भी याद रखना। जबकि जन्म कहाँ होगा? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। ज्ञान प्राप्त की बात कहें तो याद रखना है बोध गया में। और अगर आपसे पूछे निधन कहाँ पे होगा या महापरिनिर्वाण कहाँ पर होगा, तो उसका उत्तर हो जाए कुशीनगर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के किस स्थान पर और किस जिले में दिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो याद रखना है तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये आपके पश्चिमी भारत का हिस्सा है तक्षशिला, और कहा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे। कहा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला कहां पर था? तो सिंधु और झेलम के बीच में था। सिंधु नदी और याद रखना झेलम के बीच में है कौन? सिंधु। तो याद रखना सिंधु और झेलम के बीच में था, और याद रखना है सिंधु और झेलम के बीच में था। तो याद रखना है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो याद रखना है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र याद रखना है कौन हो जाएगा? आपका तक्षशिला ही हो जाएगा, क्योंकि नालंदा भी उस समय का महत्वपूर्ण था, लेकिन नालंदा याद रखना गुप्त साम्राज्य के काल में बनाया गया था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो याद रखना स्कर्वी रोग कैसे होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन हो सकता है? तो याद रखना इससे बेहतर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला। विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, जबकि ए है, डी है, ई है, के है, ये सब ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, ये बता। तो याद रखना है जल में घुलनशील बी और सी है ना। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी हम लोग कहते हैं, और इसी से स्कर्वी रोग क्या होता है? सही होता है। तो कौन हो जाएगा? आंवला इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कर्वी रोग में मरीज को आंवला लोग प्रेफर करना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा।
अगला है निम्नलिखित में से या किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों यहां वर्णित हैं। तो याद रखना है, रुद्रदामन के बारे में चर्चा करें तो रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जबकि नासिक जो है ये याद रखना है गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में रखना। भीतरी याद रखना, ये गुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त, प्रॉपर अगर पूछे स्कंद गुप्त। और याद रखना ये बौद्ध धर्म में यहाँ पे एक स्तूप है, इसके बारे में भी याद रखना। जबकि रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़, जो कहां पर है? गुजरात के गिरनार में। चलिए आगे चर्चा करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न है, गौर से देखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। चाय तथा कॉफी का संगठन कैफीन है, ठीक है, जो मूत्रवर्धक होता है। बिल्कुल, एटीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन है ना, एंड ये ठीक हो जाएगा। चाय और कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है जो मूत्रवर्धक होता है, मतलब बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने पड़ना पड़ता है। अगला है मृदु सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक जिसको आप कह सकते हो, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। याद रखना है कौन से अम्ल का? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक बात। एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो याद रखना है एस्कॉर्बिक या विटामिन सी कह सकते हो, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए साइट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। याद रखना, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, लेकिन चौथा ठीक नहीं है। मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग के स्थान पर आप साइट्रिक अम्ल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना है ये उसका ठीक है, उसका आप ज्यादा लेंगे तो आपके शरीर में अम्लता बढ़ती है, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो याद रखना है यूरिया तो हम हर घर में प्रयोग होता है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और याद रखना सोडियम या सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, बस यही याद रखना है, ये आपका नहीं होता है। और लेकिन पूछा गया कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये आपका सोडियम सल्फेट नहीं होता है। आपको बताना है भारत में यूरिया का या भारत में पहला संयंत्र कौन सा था? तो याद रखना है भारत में पहला संयंत्र जो था उर्वरक का संयंत्र, याद रखना 1906 में पहला संयंत्र लगा था प्रथम। और ये किसका लगा था? तो सुपर फास्फेट ही का लगा था। सुपर फास्फेट किसका लगा था? सुपर फास्फेट का लगा था। और याद रखना है तमिलनाडु के रानीपेट में लगा था। कहां लगा था? तमिलनाडु के रानीपेट में। तो इसके बारे में भी याद रखना है। यूरिया में क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो याद रखना है लगभग 46.6% के आसपास यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो ये आपका सोडियम सल्फेट नहीं है किसी प्रकार का, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट, फास्फेट और यूरिया ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? उर्वरक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना है पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन, नहीं पॉलीथिलीन। याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीथिलीन हो जाएगा। इसके बारे में याद रखना है। तो ये आज हम लोगों ने 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। इनके अगल बगल और जो प्रश्न बन जाने की संभावना है आपके पेपर में, उसकी भी चर्चा की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर और थोड़ा डिस्क्राइब में चल के करिए। बिल्कुल करेंगे हम लोग, लेकिन जैसा आपका पेपर रहेगा वैसे हम अपनी डेप्थ बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा बर्डन आपको लेना चाहिए। ये जितना भी आपको बता रहे हैं वो आपका सफिशियंट है, मोर देन एनफ है। इसी को आप बार बार देखें। इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन जो हो सकते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं उनको ध्यान से सुने। इसी के आसपास आपका पेपर रहने वाला है, क्योंकि ये लाइव डिस्कस नहीं है। 3-3 घंटे की वीडियो यही फिर आपको फिर बोरिंग लगने लगेगी। तो याद रखना, जो भी आपको जितना आपको बताया जा रहा है इस पर बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपके पेपर में जो आगामी आपका पेपर आ रहा है ये आपके बहुत मदद करेगा। ऐसे मैथ के जो वीडियो आ रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत मदद करेंगे, है ना। तो लगातार इसको देखते रहिएगा। इसी प्रकार इस चैनल पर आप अपना प्रेम बनाए रखिएगा। आशा है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई सुझाव भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। हमें आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके जो शेयर करने से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमें काम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है। तो लगातार ऐसा ही स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।